मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बुआ, आपको पिछले क्लास में कल का जो लेक्चर था वो अपलोड नहीं हो रहा था ठीक से किसी तकनीकी खराबी की वजह से, और जिसके कारण आज हम लोग थोड़ा डील करेंगे स्फेरिकल मिरर पर। नहीं, वैसे तो स्फेरिकल मिरर जो है हम कल वाले आपको वीडियो अपलोड कर दिए। कल तकनीकी खराबी था, वीडियो बन गया हुआ था, वो अपलोड हो चुका है, तो आप स्फेरिकल मिरर वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। और आज हम डील करेंगे आगे। लेकिन थोड़ा मोड़ा स्फेरिकल में हम बता देते हैं ताकि है ना समझ में। तो आइए देखते हैं स्फेरिकल मिरर का जो कुछ डिवाइस है। देखिए नाम है स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण नहीं, कल हम डिस्कस किए थे कि ये जो आपका मिरर है, ये मिरर नहीं, ये एक स्फीयर है। और हमने बताया था कि ये जो ये स्फीयर है शीशा का स्फीयर है, ग्लास स्फीयर। तो आपको स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए क्या करना है, एक ग्लास स्फीयर लेना है। ठीक है, बताया था ग्लास स्फीयर मतलब जैसे फुटबॉल देख रहे हैं, तो फुटबॉल होगा वो रबर का हो सकता है, लेदर का हो सकता है। तो बस वो फुटबॉल जैसा ही हो, अंदर से खोखला हो, हॉलो होना चाहिए स्फीयर, और लेकिन शीशा का बना, मतलब फुटबॉल जो शीशा का ऐसे समझिए। अब उसको क्या करना है, बीच से ऐसे काट देना है। अब बीच से एकदम बीच से नहीं, बीच से थोड़ा हट के ना, बताया था आपको, एकदम बीच से नहीं, बीच से थोड़ा हट के काट देना है। या तो इधर से काट सकते हैं, इधर से मान लीजिए, इधर से काट सकते हैं, यहाँ से काट दिया, समझ ऐसे काट दिया, ये काट दिया और बड़ा वाला भाग हटा देना है। बड़ा वाला जो शीशा का स्क्वायर बच गया वो हटा, और छोटा वाला पार्ट जो बच गया होता है, इसी से मिरर बनेगा, स्फेरिकल मिरर बनेगा। अगर आप पीछे से रख देते हैं, ध्यान दीजिए, पीछे से अगर आप सिल्वर कोटिंग करते हैं नहीं, तो अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। अंदर में इस इधर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि लिखा ना क्या बोलते हैं इमेज बने इस साइड नहीं, पीछे से हम देखिए यहाँ पीछे जैसे यार मिरर में कोटिंग होता था प्लेन मिरर, तो प्लेन में एक ही साइड आप मुँह देखते थे, पीछे से तो सिल्वर कोटिंग होता था और फिर प्लास्टिक लगा के आता था। ये वही पार्ट इस बार इस साइड होल से काटा गया, और इस साइड क्या करेंगे, सिल्वर कोटिंग करके यहाँ पर अलग अलग प्लास्टिक का कवर चढ़ा देंगे, पेंट कर देंगे, और इस तरह केवल इधर वाला पार्ट जो होगा आपका रिफ्लेक्टिव होगा। जब ऐसा मिरर हो जिसका रिफ्लेक्टिव पार्ट इनवर्ड कर्व हो, अंदर की ओर धंसा हो, नहीं मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव पार्ट जो हो या रिफ्लेक्टिव सरफेस, वो क्या होगा, इनवर्ड कर्व हो, ठीक है, अंदर की ओर धंसा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वो कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, जब अंदर की ओर धंसा हो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब आइए कॉनकेव मिरर के ही हेल्प से हम लोग अलग अलग कुछ टर्म्स देखेंगे। ठीक है, और देखिए कि एक तरह से समझिए, बस रिवीजन के तौर पे हमने कल डिस्कस किया था, ध्यान सुनिएगा कि अच्छा ये डॉटेड लाइन क्या पा रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन पा रहे हैं ये क्या पा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जिस स्फीयर से काटा हुआ है वो स्फीयर का ही एक छोटा सा पार्ट। डॉटेड लाइन शोज द स्फीयर ना, फुल स्फीयर जिसे काटा गया।
जिस स्फीयर से पूरा काटा गया है उस स्फीयर के सेंटर भी होगा, बिल्कुल होगा। एक स्फीयर है तो उसका सेंटर होता है। जैसे ये मान लीजिए स्फीयर, ध्यान दीजिएगा ये स्फीयर है, तो देखिए ये जो अंगूठा है, अंगूठा का जो टिप है, देख पा रहे, अंगूठा का जो ये अंगूठा का टिप, ये अंगूठा का जो ऊपरी भाग है वो ऊपरी भाग सेंटर का क्या कहलाता है, सेंटर। तो जो सेंटर का स्फीयर होता है तो यहाँ पे सेंटर डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, मिरर के, क्योंकि मिरर के क्योंकि एक स्फीयर हम हटा दिए हैं, बात समझ। अब तो केवल बच गया क्या, एक छोटा सा कर्व, छोटा सा पार्ट स्फीयर का, और इसीलिए पहले ये सेंटर ऑफ स्फीयर था। अब ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझा। तो ये जो सी है, ये सी कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है वो भी सुनिएगा ध्यान से। कर्वेचर का अर्थ होता है होगा घुमाव, कर्वेचर, कर्व, कर्व देखते हैं, कर्व मतलब जो घुमा। ये जो पूरा स्फीयर बचा नहीं, केवल घुमाव बचा है, स्फीयर तो बचा, इसका नाम भी नहीं दे सकते, कर्व खाली कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पहले सेंटर का स्फीयर था, लेकिन पूरा स्फीयर से थोड़ा ही स्फीयर का पार्ट बचा नहीं, और एक कर्व बचा, और इसीलिए अब इस सेंटर को नाम दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक और होता है हुआ जिसको बोलते हैं पोल, P फॉर पोल, ध्यान दीजिए, P फॉर पोल। अब पोल क्या होता है सुनिए, किसी भी मिरर में, जैसे जो स्पेशली स्फेरिकल मिरर में जो मिडल मोस्ट पॉइंट होता है, मिडल मोस्ट पॉइंट मतलब ये, जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर है, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, बाहर से कोटिंग है, तो इधर तो मुंह देखिएगा नहीं, इधर देखिएगा। तो यहाँ पर समझिएगा जो है ना, ये जो कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर के होगा मिडल मोस्ट पॉइंट, ये देखिए, देखें ये देखिए, कनकेव मिरर में बताया होंगे हम कि जो मिडल मोस्ट पॉइंट है, कनकेव मिरर के एकदम बीच में देख रहे हैं पॉइंट होता है, देख रहे हैं, देखिए मिरर में ध्यान से, ये एक्चुअल में नहीं होता है, बस हम अपने से डॉट डालते हैं, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं बाएं सब तरफ से एकदम बीचों बीच पॉइंट है। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, है। उसके अलावा वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए, ठीक है, इसको पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए, मान लीजिए मिला दिए नहीं, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये जो लाइन है क्या है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके अलावा ठीक है, तो पोल और सी को मिलाने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल मिरर बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें ढेर सारे इमेजेस पढ़ेंगे, बनाना पड़ेंगे, तो इससे बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नाम टर्म्स समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आप समझ लीजिए। अच्छा, उसके अलावा पोल से सेंटर की दूरी, पोल से देखिए स्फेरिकल मिरर में कोई भी डिस्टेंस पोल से ही नापा जाता है, यानी एनी डिस्टेंस इन स्फेरिकल मिरर will be measured from pole। बात समझिए ध्यान से, पोल से ही कोई भी डिस्टेंस नापेंगे, पोल से, याद रखिए इस बात का बहुत ध्यान से रखना, कोई भी डिस्टेंस पोल से ही नापा जाएगा स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। अब आइए तो आइए पोल से अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस नापा है। देखिए पोल से जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर देखिए इसका मतलब जो पीसी है, पीसी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। पोल से सेंटर की दूरी r से डिनोट होती है,
ठीक है, पोल से सेंटर की दूरी r से डिनोट होती है और r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इस जो कर्व है उसका रेडियस। ये जो मिरर है उसका रेडियस, तो मिरर का रेडियस तो होता नहीं, लेकिन मिरर चूंकि स्फीयर से काटा गया तो वो स्फीयर का ही रेडियस मिरर का भी रेडियस, मिरर का रेडियस नहीं, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, एक और इसमें टर्म्स होता है, एक क्या है इसलिए ध्यान से कि कोई रे अगर पैरेलल आ रहा हो प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी रे होगा अनंत से बहुत दूर से कोई रे पैरेलल आ रहा हो, पैरेलल ध्यान दीजिएगा, ऐसे मेरी रेस पैरेलल आ सकती नहीं, ये आर मिला है थोड़ा ऐसे शो करने के लिए, यहाँ से यहाँ दिखा देते हैं आगे से। देखिए अगर कोई भी एक पैरेलल आ रहा हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो याद रखिए चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, ध्यान दीजिएगा बउआ, वो टकराने के बाद वो फिक्स है कि वो सेंटर ऑफ वो एक ही पॉइंट से गुजरे, दो पॉइंट से नहीं गुजर सकती। जैसे ये रे टकरा के पता है कहाँ से गुजरेगा, वो यहीं से गुजरेगा, देख रहे इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट से गुजरा, फिर ईवी रे वो टकरा कर प्रिंसिपल एक्सिस पर, ध्यान दीजिएगा यहीं पर देख रहे हैं ये पॉइंट, पहला रे गया यहाँ से गुजरा, दूसरा रे गया टकराने के बाद यहीं से गुजरा, फिर एक और पार लेते हैं पैरेलल रे, और वो भी टकराने के बाद यहीं से गुजरेगा, याद रखिए। कहने का अर्थ है कि ऐसा पाया गया कि जब स्फेरिकल मिरर पे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन कोई जाए, पैरेलल लाइन में कोई जाए, तो वो सभी टकराने के बाद कहीं भी जा सकते थे लेकिन नहीं जाते, वो टकराने के बाद सभी रे, चाहे पहले एक दूसरे पहिए वाला ऊपर वाला रहे, चाहे नीचे वाला रहे, चाहे यहाँ वाला रहे, चाहे कहीं पैरेलल में हो, वो सारा एक ही पॉइंट से गुजर जाता है और उस पॉइंट का नाम दिया गया फोकस, क्योंकि सब का फोकस ये नहीं है, नहीं, हाँ सारा रे टकराने के बाद बउआ इसी डायरेक्शन से गुजरता है, मतलब इसी पॉइंट से गुजरता है, और इसीलिए पॉइंट क्या है, एक खास है, फोकस है सबका इस पर, एक स्पेशल पॉइंट है, समझा गया बिल्कुल। तो इसको F से डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है F से, कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हाँ और और पोल से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, F फिगर में दिया हुआ है, फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। पोल से ही डिस्कशन आप करते हैं, पोल से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ, पोल से रेडियस सेंटर की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बात समझ गए। पोल से ही कोई डिस्टेंस आप आ जाता है, और इस तरह हम लोग दो डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इमेज कैसे बनता है कॉन्केव मिरर में, पहले कॉन्केव मिरर में पढ़ेंगे और फिर कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग आराम से, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, आराम से सुकून से, तो आप लोग आराम से वीडियोस को प्ले कीजिएगा, है ना, एकदम आराम से पर ध्यान धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको क्लासरूम वाली फीलिंग भी आएगी प्रॉपर, ठीक है। आइए हम लोग समझेंगे कि मिरर में इमेज कैसे बनता है। जैसे प्लेन मिरर में हम आपको सिखाए थे कि इमेज कैसे बनाते हैं, उसी तरह से अब हम आपको सिखाएंगे कि कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे बनाते हैं। इस मिरर में कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कॉन्केव मिरर से बोर्ड पर इमेज बनाने के लिए ध्यान समझ जाइएगा।
आपको बोर्ड पर प्रकाश की हेल्प से नहीं, एक स्फीयर का, सर्कल का, चूंकि स्फीयर होता है कॉपी पे तो स्फीयर पार कर सकते हैं तो एक सर्कल का एक पोर्शन बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ कोटिंग कर दीजिएगा, इसे पता चलेगा कि पीछे से कोटिंग है तो आगे से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कनकेव मिरर बन जाएगा पानी का। उसके बाद यहाँ पोल, छोटा पॉइंट से पोल को डिनोट कर दीजिएगा। ये जो स्फीयर है, जो स्फीयर हम पा रहे हैं, तो जहाँ से आप प्रकाश रख के पारे होंगे वही बिल्कुल सेंटर पर नहीं होगा, वो सेंटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पता हो सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, स्केल के हेल्प से, ध्यान से रखिएगा, स्केल के हेल्प से आपको क्या करना होगा, पी और सी को मिला देना है, नहीं पी और सी को मिला देना है, सीधा एकदम सिकाई को मिलाना है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और बहुत अलग, लेकिन आप लोग स्केल से करेंगे, ठीक है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी बन जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऐसा नहीं है कि वो केवल इस साइड पर, नहीं, मिरर के पीछे भी प्रिंसिपल एक्सिस आता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बस एक लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट जो है लाइन है व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस, ना थ्रू अप टू इंफिनिटी बोथ द डायरेक्शंस। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए मिरर का फोकस एक खास पॉइंट होता है जहाँ पे सारे पैरेलल रेज बनते हैं, और ऐसा आप एक्सपेरिमेंट से या प्रूव भी कर सकते हैं कि फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होता है, याद रखिएगा, याद नहीं करिएगा। यहाँ एक बार पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फोकस इज एग्जैक्टली इन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस जो होता है ठीक पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच लाई करता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब याद रखिएगा, देखिए आप कहेंगे सर फोकस तो हम लोग बनाते हैं पैरेलल रे खींच के, वो नहीं, वो फोकस, देखिए फोकस एक पॉइंट होता है, ऐसा देखा है कि जो भी पैरेलल रे आती है फोकस में मिल जाती है एक ही, अच्छा फोकस तो एक खास पॉइंट है, सभी पैरेलल एक ही पॉइंट मिलती है, तो फोकस खास पॉइंट हो गया है, ठीक है। और जैसे ही आप मिरर लीजिएगा फोकस पॉइंट अपने आप फिक्स हो जाता है, वो कहाँ मिलेगी, वो मिरर के रेडियस पे डिपेंड करता है, कहने का अर्थ है मिरर के शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियस नहीं कहेंगे, कर्वेचर पे डिपेंड करता है, ये कर्वेचर घुमाव पे डिपेंड करता है, ठीक। अब आइए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए प्लेन मिरर हुआ, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट डालते थे उतना ही इमेज बन जाता था, झंझट नहीं था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें स्टडी करने के लिए अच्छे से ऑब्जेक्ट, इसमें है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट रखिएगा तो अलग अलग टाइप का इमेज बनेगा, और इसलिए अलग अलग टाइप के इमेजेस के अकॉर्डिंग हमने पोजीशंस, मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे उसको टोटल 6 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। आइए पहला, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रखा जा सकता है, या फिर हम जो कहिए ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ऑब्जेक्ट एक तो बहुत दूर रखा जा सकता है, देखिए यहाँ बहुत दूर, इस मिरर से बहुत दूर यहाँ पर कई ऑब्जेक्ट मान के रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, सपोज नहीं तो इन्फिनिटी पर रख दिया गया, मिरर के रिस्पेक्ट में तो बहुत दूर है, मिरर के रिस्पेक्ट में क्या है बहुत दूर है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट दूर हो तो वो इन्फिनिटी का आता है, तो मान लीजिए बहुत दूर रख दिया ऑब्जेक्ट, तो वो तो एक है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कैसा बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब यहाँ कहीं रख दिया गया, देखिए इन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया गया, तो कैसा इसको
बियॉन्ड सी भी कहा जाता है इस पोजीशन को, मतलब सी के आगे, सी के आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। फिर अगला है वो आपका सी एंड इंफिनिटी छोड़िए, फिर अगला है आपका सी पर। देखिए पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा गया, फिर आगे बढ़ा के कहाँ रख दिया, एग्जैक्ट इंफिनिटी पर, इंफिनिटी से आगे लेकिन सी के पीछे, बियॉन्ड सी, यहाँ पर सी के आसपास, फिर ले जाके कहाँ रखेंगे, सी पर। तो इसके सी पर रखेंगे तो अलग टाइप का इमेज बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर हमने सी से आगे किया ऑब्जेक्ट को और रखा सी और एफ के बीच में। ये पहला पोजीशन था आपका, ये दूसरा पोजीशन दिखा रहे हैं आपको, ये तीसरा पोजीशन दिखा रहे हैं सी पर, ये चौथा, ये भी होगा एक पोजीशन चौथा, कहाँ, सी और एफ के बीच में, इन बिटवीन जो कहिए एफ एंड सी कहिए या सी एंड एफ कहिए तो भी चलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, एफ पे चला जाएगा, एट एफ पे रख देंगे। और छठा पोजीशन और आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, इन बिटवीन। देखिए इन सारे 6 पोजीशंस के लिए हुआ हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। आप एक पढ़ लीजिएगा आपको सॉल्व हो जाएगा, तो इतना टेंशन नहीं लेना। आइए एक पढ़ते हैं। एक ऐसा पढ़ेंगे जो जिससे आप बहुत कुछ सीखिएगा, ठीक है। मान लीजिए हुआ हम ऑब्जेक्ट को रख दिए सी और एफ के बीच में, एक स्पेशल, देखिए आप कहेंगे सर सी और एफ के बीच में ही क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ ये वाला पढ़ा रहे हैं आपको। केस 4 में कुछ समझना आसान होता है और इसमें बहुत सी चीज़ें ज़्यादा समझ पाइएगा ना, बहुत सारी चीज़ें इसको समझानी होती है और इसको समझाना कर सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें टॉपिक्स हम डील कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा इसको समझाना भी आसान है, तो इसीलिए सी और एफ के बीच में पहले हम डील करेंगे। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले इसके सिर पे एक पॉइंट है, सिर टकला है, टकला पे एक पॉइंट है, नहीं ये तो ऑब्जेक्ट पूरा पॉइंट से बना है, लेकिन एक केवल वो हम टॉप और बॉटम का इमेज बनाएंगे और फिर मिला देंगे, इस तरह ओवरऑल इमेज चला देगा। तो बताइए टॉप का इमेज बनाने के लिए आप कितने रे भेजिएगा, टॉप के पॉइंट से, सर पॉइंट का इमेज बना रहे हैं, पॉइंट से कितने रे भेजेंगे, 2 कॉपी पर, ऐसे तो बहुत सारा निकलता है, लेकिन कॉपी बनाने के लिए आपको 2 रे भेजना है मिरर को और टकरा के वापस आना है। अब कोई भी 2 रे भेज सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप एगो ये रे भेज दीजिए और एगो ये रे भेज दीजिए, देख रहे हैं 2 रे भेज दिए, रिफ्लेक्ट कराइए, जहाँ काटेगा वहाँ इमेज बन गया, जहाँ भी काटे वहाँ इमेज बन गया। बात में अब रिफ्लेक्ट कैसे कराइएगा तो सुनिएगा ध्यान से, क्या कॉपी में बनाने के लिए आपको क्या करना है, मतलब आपको एक जनरल रूल बता रहे हैं, उसके बाद हम एक स्पेशल रूल बताएंगे। पहले जनरल रूल समझिए, आपको ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से 2 रे भेजने हैं, कोई भी 2 रे भेज सकते हैं क्योंकि सर बहुत सारा रे निकलता है, तो उसमें तो कोई 2 चुन लेंगे, हम आपको सिखाएंगे प्लेन में, तो कोई भी 2 रे भेज देते हैं, 2 रे भेज देते। इसके बाद यहाँ पर हुआ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो याद कीजिए चूंकि प्लेन में है तो आई बराबर आर फॉलो होगा कि नहीं होगा, होगा, तो आपको सबसे पहले इसमें खींचना है टेंजेंट, फिर इस टेंजेंट पर देखिए, अब टेंजेंट कैसे खींचेगा ये भी प्रॉब्लम है, तो सुनिए ध्यान से, टेंजेंट आपको पढ़े होंगे शायद मैथ नहीं, ध्यान से आपको क्या करना है, वो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर फॉल की है उस पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन मारना है और साथ साथ इस स्फीयर को काटे भी नहीं, टच करे काटे नहीं, टच करे काटे नहीं, समझा?
टच करे लेकिन काटे नहीं है। ठीक है, ये जो लाइन आया है ये लाइन टच करे लेकिन काटे नहीं। ठीक है, ऐसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि क्लियरली दिखे। ये है टेंजेंट, ये है आपका टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा जो छू के निकल जाए, जो क्या हो जाए, छू के निकल जाए। ठीक है, एक टेंजेंट हम आपको अलग से भी सिखाते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से एक रे गया और इस ये पॉइंट है, यहाँ से एक रे गया इस पॉइंट पर गिरा, तो आप इस पॉइंट पर ध्यान से समझिएगा कैसे खींचेगा। वो इस पॉइंट पर हम लोग एकदम छूता हुआ लाइन खींचेंगे। देख रहे हैं, ऐसे नहीं खींचेंगे, एकदम क्या करेंगे, छूता हुआ लाइन खींचेंगे, कोई दिक्कत। और ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। ठीक है, छूता हुआ लाइन ये हो जाएगा टेंजेंट। उसके बाद ये टेंजेंट जैसे हुआ, तब याद रखिए जो रेडियस होता है उस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये पढ़े होंगे। तो देखिए यही हुआ नॉर्मल, जैसे टेंजेंट इंसिडेंट जा सॉरी क्या बोल रहा है, ये कौन सा रेडियस थोड़ी है। चलिए सबसे पहले खींचेंगे टेंजेंट, उसके बाद वो टेंजेंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जिसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। और उसके बाद रिफ्लेक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, रिफ्लेक्शन कराएंगे। रिफ्लेक्टेड रे I बराबर R मान के रिफ्लेक्शन कराएंगे। यहाँ भी खींचेंगे टेंजेंट नॉर्मल और रिफ्लेक्शन कराकर जहाँ भी कटे वहाँ पर इमेज बन जाए। बन गया इमेज। अच्छा, इमेज कैसे बनाए वो भी समझ में। देखिए इस टकले का इमेज यहाँ पर बना और पैर का इमेज कहाँ बनेगा, तो पैर का इमेज बनाना नहीं, आपको डायरेक्ट इसको कहाँ से मिला देना है, क्योंकि पैर हमेशा कहाँ पर रहेगा इमेज, पैर यहाँ पर इसका इमेज ठीक प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ठीक टकले के ठीक नीचे बन जाता है। टकले के नीचे ही पैर होगा, तो इस तरह आपको क्या मिल गया, आपको इमेज भी मिल गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी दो रंग खींच के आप नॉर्मल टेंजेंट खींच के बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो आइए हम आपको सिखाते हैं रूल्स के द्वारा आप कैसे कर पाएंगे, यूजिंग रूल्स। आज इसका नोट्स भी भेज देंगे रूल्स में। ठीक है, उसको पढ़ भी लीजिएगा और साथ साथ आइए रूल्स से हम इमेज बनाएंगे। और रूल्स से इमेज बनाना कहीं आसान होता है, तो आइए रूल्स से इमेज बनाना सीखते हैं। ठीक है, याद देखिए ये कंकेव मिरर है, बिल्कुल है। ये आपका क्या है, पोल है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब कैसे पता कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ना अप्रोक्सीमेट स्फीयर डालकर उसका अप्रोक्सीमेट सेंटर अंदाज लगाइएगा। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये सी हो गया, बीचों बीच एफ होता है, ये बताएं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस तो बहुत लंबा हो सकता है, सी और एफ के बीच है, तो रूल से बनाएंगे। देखिए रूल्स क्या करता है दोस्तों, रूल्स में हम तीन तरह के ही ले लेते हैं, मतलब तीन चार तरह के ही ले लेते हैं कहने का मतलब। इससे तो हर तरह का चल, इसे तो हर डायरेक्शन में ले जाएगा, हर डायरेक्शन में। लेकिन देखिए होता क्या है कि रेट टकरा के कहाँ जाएगा ये हमें पता नहीं होता, लेकिन रूल्स की हेल्प से इंसिडेंट रे गया तो वो जिस डायरेक्शन में गया उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड रे पहले ही से हमें पता होता है, तो इस तरह हमको एंगल मारने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनिए ध्यान से, जनरली इससे तीन तरह के लिखे जाते हैं। एक फोकस से गुजरता है, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, एक ऐसा लिखा जाता है इंसिडेंट। ऑब्वियसली इसे हर तरह का नहीं जाएगा, फोकस से भी गुजर के जाएगा,
देखिए ना फोकस से गुजर जाएगा नहीं गुजर जाएगा, हर तरफ ले जाएगा, इन्हें जाएगा, इन्हें जाएगा, इन्हें जाएगा। तो एक रे भेजते हैं फोकस से गुजरता, उसी में से चुन लेते हैं जो फोकस में जाता है, ठीक है, फोकस, पासिंग थ्रू फोकस। दूसरा, अगर हमको इंसिडेंट रे चुनना है तो कैसा चुनेंगे, तो एक और तरह का रे चुनेंगे, वो चुनेंगे, वो पैरेलल रे चुनेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और एक तीसरा चुनेंगे होगा हम लोग, नहीं, एक चुन लिया हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक चुन लिए फोकस से पास करता होगा, और एक चुनेंगे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो इससे गुजरने वाले इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी ये कंफर्म होता है, ठीक है। तो हमें रिफ्लेक्टेड रे ना टेंजेंट नॉर्मल पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिफ्लेक्टेड रे का पाथ पहले से बना होगा। जैसे इससे हम देखिए दो रे भेजे, एक भेजे को हम पैरेलल, क्या भेजे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब हमें पता है कि जो रे पैरेलल होती है वो हमेशा कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो फोकस यहाँ है, इंसिडेंट यहाँ है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से गुजरेगी, बात खत्म है कि नहीं, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से गुजरेगी, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। आपको जरूरत नहीं पड़ा क्या करने का, इंसिडेंट नॉर्मल सब करने का, डायरेक्ट आपको पता है, आप जानते करते हैं फोकस का डेफिनेशन होता है कि जो पैरेलल जाती है वो फोकस से गुजरती है, तो यहाँ पैरेलल निकाले हैं तो वो ऑब्वियसली फोकस से ही गुजरेगी, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, ये हमारा फोकस है ना। और ये रिफ्लेक्शन कैसे करेगी, ठीक है। एक और डेफिनेशन एक और है, देखिए, जो रे फोकस से गुजरती है पैरेलल से, जो रे पैरेलल गई फोकस हो जाएगी, और जो इंसिडेंट रे फोकस से गुजर के जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी लगाने के बाद। देखिए अब समझ गया है, तो ये दो यूज करते हैं, एक यूज किए पैरेलल रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे का है, और एक इंसिडेंट रे किए पासिंग थ्रू फोकस, तो जो फोकस से गुजरी वो पैरेलल हो गया, और पैरेलल होकर कहाँ काटी, तो मान लीजिए ए है, ये बी है, तो एक का इमेज यहाँ नीचे बन गया, टकला का इमेज नीचे बन गया, और अब आइए पैर का इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका भी बना सकता है, इसे भी हम दो रे भेजेंगे फिर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा होता है, अगर माथा यहाँ आ गया है तो पैर ठीक उसके कहाँ होगा, अब कहेगा सर ऊपर कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनता है, पैर अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, तो बी का इमेज यहाँ बन गया और ए का इमेज यहाँ, और इस तरह आप देखिए पैर पहले माथा ऊपर था, अब माथा नीचे चला आया, पैर नीचे था, पैर ऊपर चला आया, और इस तरह आप देख सकते हैं इमेज कैसा बना है, आप कह सकते हैं पहला रियल इमेज बना है, कैसा बना है, रियल इमेज बना है कि नहीं बना, इन्वर्टेड बना है सर, उल्टा, प्लेन में उल्टा नहीं बनता था लेकिन इसे उल्टा बना। तीसरा साइज से बड़ा है, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुए हुआ, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन रखे हुए हुआ सी एंड एफ, इन बिटवीन रखा हुआ सी एंड एफ ना ऑब्जेक्ट, ये पहला। ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच, इमेज कहाँ बना, इमेज बना है सी और इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखा है। चौथा ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज देख सकते हैं बड़ा है, इसका मतलब इनलार्ज बना है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा इमेज बना है। उसके अलावा और कुछ है क्या इसमें, रियल है, अच्छा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, ये भी देखिए मिरर के सामने बना है, पीछे नहीं बना है, सामने बना है। पांचवा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। और लैटरल इन्वर्जन इसमें भी होगा, छठा लैटरल इन्वर्जन भी होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह आपको होमवर्क में क्या करना होगा, ये इमेज खुद से बनाना है, सेम होमवर्क एरिया आपका ड्रॉ
image of an object kept, या फिर ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं ये भी कर सकते हैं, या फिर अलग ड्रॉ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दो होमवर्क देते हैं, एक केप इन बिटवीन, पहला सी और एफ, तो जो हम बताया वो वाला, एंड सी और इंफिनिटी, सी एंड इंफिनिटी, ये दो पोजीशंस हैं जहां पर अगर ऐसा है तो इमेज आपको प्रॉपर, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा और आज के लिए रख लीजिए, ठीक है। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, नोट्स कंप्लीट कर लेना है और फिर इसको देख लेना है, आपको सब समझ में आएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में